देखो, कल की क्लास में देखे थे हम, ये जो चैप्टर 4 देख रहे थे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इस वाले में ये जो सेक्शन है 31 से 44 तक का सेक्शन है। तो पिछली क्लास में हम देख चुके थे सेक्शन 31 से लेके 35 तक का सेक्शन देख चुके थे। अब आज जो क्लास देख कल की क्लास में जो जो चीज देखे थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एक्चुअल में डिलीवरी जो है वो क्या होता है, वो चीज, है ना। दूसरी चीज है कि एसेंशियल एलिमेंट्स जो थे डिलीवरी के, वो देखे थे। और मोड्स ऑफ डिलीवरी, तो मोड्स ऑफ डिलीवरी, एक टाइप्स ऑफ डिलीवरीज में क्या क्या देखे थे। एक तो रियल डिलीवरी था, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी था, और सिंबॉलिक डिलीवरी था। और मोड्स ऑफ डिलीवरी में तीन टाइप का देखे थे। एक तो 34 में जो दिया हुआ है, आंशिक या भागिक परिधान, पार्ट डिलीवरी। 38 में देखे थे इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, किस्तों में परिधान। और 39 में देखे थे डिलीवरी टू कैरियर। 39 में वाहक को किया गया परिधान। अब जो एक्चुअल में ये जो पार्ट 4 है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअल में जो बायर है, सेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है रिगार्डिंग टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, उसके रिगार्डिंग बायर और सेलर के जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वो बताया गया है इसमें। तो आज की क्लास में देखेंगे 36, सेक्शन 36 से। तो ये जो क्वेश्चन वगैरह इससे पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द वेरियस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। माल के परिधान के संबंध में क्रेता और विक्रेता के विभिन्न अधिकारों एवं कर्तव्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अब जो भी प्रोविजन हम पढ़ेंगे, ये 36 से लेके 44 तक, और 31 भी इंक्लूड होता है उसमें, लेकिन कल तो पढ़ चुके अपन, है ना। तो 34 से 35 तक देख चुके थे। अब जो देखेंगे 36 से 44 तक, इसमें ये देखना है आपको कि ध्यान रखना कि बाय और सेलर का राइट्स और ड्यूटीज कहाँ कहाँ बनता है। तो अब देखेंगे सेक्शन 36 जो है। तो 36 में देखो दिया हुआ है कि रूल्स ऑफ डिलीवरी, परिधान विषयक नियम। तो क्या क्या नियम है वो देखेंगे। देखो, जो सब सेक्शन 1 में है, इसमें ये बोलता है कि बायर को जब लेना है, ठीक है, कब पोजीशन लेना है, और उन और क्या है कि जो सेलर है उसको भेजना है माल को। तो यहाँ पे क्या है कि इम्प्लाइड या एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है वो कि किस समय कैसा भेजा जाएगा, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो कि अगर कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है इनके बीच में, मतलब ये कंडीशंस नहीं है, तो जो माल है उसका डिलीवरी, है ना, जब जब सेल होता है, तो सेल के समय जिस समय जो डिलीवरी होता है, रखा होता है वहां पे, वहां से किया जाएगा। या फिर अगर एग्रीमेंट किया जाता है सेल का, तो उस समय था वहां पे। और अगर क्या होता है कि अगर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है या फिर उसको उसका प्रोडक्शन करना है, तो जिस जगह पे उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा या प्रोडक्शन होगा, उस जगह से किया जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हुई कि अगर सेल होता है तो जिस समय माल जहां पड़ा हुआ है वहां डिलीवरी किया जाएगा। और अगर माल को बनाना है या फिर मतलब से विनिर्माण या फिर उत्पादित किया जाना है माल को, अगर, तो जिस जगह पे वो किया जाएगा उस जगह पे माल का परिधान किया जाएगा। ये चीज बताता है आपको सबसेक्शन 1 में 36 का। अब देखो 36 का सबसेक्शन 2 है, वो ये बोलता है कि विक्रेता जो है वो बॉन्ड, है ना, कि उसको वो चीजें करनी है। जैसे देखो, जहां की विक्रय की संविदा के अधीन क्रेता को माल भेजने के लिए विक्रेता आबद्ध हो, मतलब यहाँ पे बॉन्ड, मतलब ये है कि बाउंड है जो सेलर है वो। तो अब वहां पे क्या है कि कंडीशन ये है कि अगर वहां पे टाइम फिक्स नहीं है कि कब दिया जाना है ऐसे करके, तो जब टाइम फिक्स ना हो तो क्या करेगा कि यहाँ पे जो सेलर है वो रीजनेबल टाइम में डिलीवरी देगा बायर को। अब जो रीजनेबल, अब पहले भी पढ़ चुके हैं अपन कि रीजनेबल टाइम जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होता है।
और हर केस के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग। तो ये चीज क्लियर है। अब देखें सबसेक्शन 3। अब देखना यहाँ पे बताया है कि जहां की माल विक्रय के समय पर व्यक्ति के कब्जे में हो, मतलब यहाँ की जो थर्ड पार्टी है वो क्लियर कर देता, मतलब वहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो माल है उसको देने के लिए जो थर्ड पार्टी है वो क्या करती है, राजी हो जाती है कि वो उसको मतलब धारण की हुई है, उसके पोजीशन में है इस माल की जिसके डिलीवरी देना है इस करके। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट वाला जो क्लॉज है उसमें ये दिया हुआ है कि ये जो सेक्शन है उसकी कोई भी बात माल के हक के किसी दस्तावेज के प्रदान या अंतरण के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी इस करके। ठीक है, मतलब प्रोवाइडेड दैट नथिंग इज दिस सेक्शन shall affect the operation of the issue or transfer of any document of title to goods। अब उसके बाद देखें सबसेक्शन 4। यहाँ पे क्या बोलता है, परिधान की मांग या निविदा। ठीक है, तो टेंडर ऑफ डिलीवरी है अगर या डिमांड होता है तब क्या पोजीशन है। तो वहां पे क्या है कि जब तक कि युक्तियुक्त समय पर न की जाए, मतलब रीजनेबल टाइम में, तो ये इफेक्टिव नहीं होता है। और जो रीजनेबल टाइम है, जो डिलीवरी है वो रीजनेबल टाइम में नहीं होता है तो वो क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। और यहाँ पे रीजनेबल टाइम क्या होगा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद सब सेक्शन 5 में ये दिया हुआ है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कि अन्यथा करार ना हो कि माल को परिधीय स्थिति में लाने के, परिधेय स्थिति वाला आप परिभाषा में पढ़े होंगे कि उस स्टेट में लाने का ना, कि डिलीवरी करने तक के स्टेट में लाने के लिए। ठीक है, तो वो जितने भी जो एक्सपेंसेस हैं डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए गुड्स को, ये किसके ये जो है वो कौन उठाएगा, सेलर उठाएगा। तो जो भी एक्सपेंस है वो सेलर करेगा इस चीज के लिए, डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए गुड्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा था 36 का सबसेक्शन 5। ये सब चीज क्लियर हो गया है ना। अब नेक्स्ट देखो 37, सेक्शन 37 है। यहाँ पे बोलता है कि डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। तो रॉन्ग क्वांटिटी के लिए 3 कंडीशन दिया हुआ है इस सेक्शन में, गलत परिणाम का परिधान कर। ठीक है, जो सब सेक्शन 1 है वो बोलता है कि अगर आप माल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिस क्वांटिटी में भेजना है उससे कम क्वांटिटी में जब आप माल देते हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है सेक्शन 2 में, दिया हुआ है सब सेक्शन 2 में, कि अगर जितने क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे आप ज्यादा माल दे देते हो। और तीसरा जो सब सेक्शन है उसमें ये बताया है कि अगर जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस माल को और कुछ दूसरी चीजों को आप मिक्स करके अगर भेज देते हो तो उनका क्या इफेक्ट होगा, उस चीज को बताया हुआ है। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी में जो सब सेक्शन 1 है वो पहले देखो कि जहां की विक्रेता, विक्रेता मतलब सेलर, उस परिणाम से मतलब उस क्वांटिटी से जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे मान लो 10 किलो भेजना है, तो उससे अगर कम का माल भेजता है, ठीक है, तब क्या कर सकता है कि यहाँ पे जो बायर सेलर है, बायर है, वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है माल। ठीक है, लेकिन अगर वो रख लेता है चीजों को, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है अगर, तो क्या करेगा कि जिस रेट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कि मान लो 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मान लो पेमेंट करना था, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है बायर, तो जैसे 10 10 केजी का अगर कॉन्ट्रैक्ट था वो 8 केजी भेजता है, तो वो क्या कर सकता है, सबसे पहली चीज तो ये कर सकता है जो बायर है कि उसको वो रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है चीजों को, तो अब 8 केजी का पेमेंट किस हिसाब से करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मान लो वहां पे डिसाइड हुआ था कि पर केजी 100 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करेगा, तो वो 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से 8 केजी का पेमेंट वो करेगा। तो ये बताता है तुम्हारा सब सेक्शन 1। उसके बाद जो सेकंड वाला चीज है वही सेम कंडीशन में ये बताता है कि कंडीशन सब ऐसी ही है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो जिस क्वांटिटी में जो फिक्स क्वांटिटी था उससे ज्यादा भेज देता है अगर माल। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन है कि जितनी अब देखो जो कॉन्ट्रैक्ट था उतना तो रखना पड़ेगा क्रेता को। ठीक है, तो अब क्या कर सकता है कि या तो
वो जितना जैसे 10 kg का मान लो एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में, और डिलीवरी हो जाता है मान लो 15 kg का, तो 10 kg को वो चाहे तो रख लेगा, उसी रेट में रखेगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 5 किलो जो बज एक्स्ट्रा वाला जो है, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, उसको चाहे तो वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है टोटल 15, तो वो क्या करेगा कि उसी रेट से जो फिक्स हुआ था उस रेट से पेमेंट करेगा उसको। ठीक है। अब देखो कि जो थर्ड वाला कंडीशन बताया है, ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि अगर मिक्स करके भेज देता है, मतलब जैसे 10 kg में है कि जो चीजें आपने मांगी थी उसी चीज में वो 7 kg और 3 kg जो है वो अगर एक्स्ट्रा करके भेज देता है ना, तो क्या कर सकता है क्रेता, कि या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, या तो क्या करेगा कि उस पार्ट को एक्सेप्ट करेगा, बाकी को रिजेक्ट कर सकता है ना, या फिर पूरा जो लॉट है उसको भी रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। और जो सब सेक्शन 4 है वो ये बताता है कि ये जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, इस सेक्शन के जो प्रोविजन है, मतलब क्या बोलना चाहिए तुम्हारा 37 के, ठीक है, सेक्शन 37 का जो प्रोविजन है वो यूजेस ऑफ ट्रेड जो है, ठीक है, और जो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट वगैरह होता है, इनके अध्याधीन है, मतलब इनके अंडर होगा वो। ठीक, 37 जो है वो किसके अंडर होगा, यूजेस ऑफ ट्रेड के, और जो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके अंडर होगा। ये क्लियर हो गया 37। अब देखो नेक्स्ट वाला सेक्शन है 38। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि इंस्टॉलमेंट में डिलीवरीज अगर होता है, किस्तों में परिधान होता है, तो यहाँ पे देखो कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो बायर है, ठीक है, वो बाउंड नहीं होता है कि वो चीजों को एक्सेप्ट, मतलब जो डिलीवरी है उसको एक्सेप्ट कर ले। इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है, वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। अब उसके बाद जो सबसेक्शन 2 है वो बोलता है कि जहां की संविदा, है ना, जहां की संविदा ऐसे माल के विक्रय के लिए हो जिसका परिधान ऐसी कथित किस्तों में किया जाना है जिनके लिए संदाय जो पेमेंट है वो पार्ट पार्ट में किया जाएगा, और सेलर एक या एक से अधिक इंस्टॉलमेंट की बाबत कोई परिधान नहीं करता है, ठीक है, या युक्ति युक्त, या फिर क्या करता है कि डिलीवरी में कोई फॉल्ट कर देता है, ठीक है, या फिर क्या करता है, जो सेलर है वो क्या करता है, बायर जो क्या करता है कि एक से या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेने में नेग्लिजियंस दिखाता है, या लेने से इनकार कर देता है, ठीक है, या एक से अधिक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने में नेग्लिजियंस करता है, ठीक है, या फिर क्या करता है कि टोटल पेमेंट करने में इनकार कर देता है। तो वहां पर क्या होता है, यह प्रश्न हर एक मामले में संविदा के निबंधों और मामलों की परिस्थितियों पर अवलंबित होता है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो डिपेंड करता है किस पे, कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या करता है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेपुडिएट किया जा सकता है। और अगर ऐसा कोई पार्ट है कि पार्ट वाइज अगर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के किसी एक पार्ट को अगर ब्रीच किया गया है ना, और अगर उसको आप अलग कर सकते हो पूरे कॉन्ट्रैक्ट से, है ना, तो दो कंडीशन है, या तो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट से उसको अलग कर सकते हो, या फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही रेपुडिएट किया जा सकता है। तो अगर उस पार्ट को आप अलग कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो लॉस होता है, ठीक है, तो जिसको लॉस होगा तो सामने वाली जो पार्टी है वो क्या करेगी कि उसको कंपनसेट करेगी, और यहाँ पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का जो राइट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये था सेक्शन 38 और 30, मतलब सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। अब उसके बाद देखते हैं कि डिलीवरी टू कैरियर और वाव फिंगर। तो यहाँ पे कि जो वाहक है या घाटवाल है वो परिधान किया जाता है ना, यहाँ पे अगर डिलीवरी करते हैं तो देखना, ये जो कंडीशंस दिया हुआ है, 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहले वाले कंडीशन में क्या है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि
जो सेलर है ना, उसको अथॉरिटी है कि वो क्या करेगा, बायर को माल भेजेगा, है ना। वहां पर उस माल को क्रेता के पास पारेषण करने के प्रयोजन से वाहक को परिदान, मतलब क्या है कि डिलीवरी टू कैरियर अगर होता है, ठीक है, या फिर वो क्या करता है कि वहां पे जो बायर है वो नॉमिनेट कर देता है कि आप ये करना कि इसको डिलीवरी दे देना करके। तो जब ऐसा कंडीशन जब भी होता है ना, या फिर है वाफिंगर जो घाटवाल है, उसके पास सामान को उसकी कस्टडी में छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या समझा जाएगा प्राइमा फेसाई कि जो क्रेता को है मतलब सेलर को डिलीवरी हो गया है, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या ये कंक्लूजन में क्या चीज निकलता है कि अगर सेलर के पास ये अथॉरिटी है कि वो क्या करेगा कि डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो या क्रेता को भेजेगा, मतलब बायर को देगा भेजेगा, उसका अथॉरिटी है, ठीक है। तब वो क्या करेगा कि अगर वो कैरियर को मतलब वाहक को दे देता है या फिर घाटवाल के कस्टडी में सामान को छोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि एक चीज है कि यहाँ पे अगर किसी सेलर ने बायर ने किसी को अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया है, मतलब अपॉइंट किया है कि हाँ इसको डिलीवरी देना है ऐसे करके, चाहे वैसा किया हो या ना किया हो, तो यहाँ पे ये समझा जाएगा कि डिलीवरी जो है वो बायर को हो गया है ऐसे करके। तो ये था तुम्हारा सब सेक्शन 1 में। अब उसके बाद देखो कि सेकंड वाला जो है, यहाँ पे क्या है कि सेलर या बायर, ठीक है, ये इनके पास अथॉरिटी ना हो, मतलब यहाँ पे क्या है कि इसको भेजा जाएगा, ऐसा कोई एक्सप्रेस नहीं हो कि जो डिलीवरी है वो भेजेगा सेलर ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या है कि सामान जो है जैसे भी मतलब जो कंडीशंस है उसमें दिया जाएगा, और अगर कोई भी अपने ओमिशन करता है एक्ट का, ठीक है, तो अगर सामने वाले पार्टी को लॉस होता है तो उस लॉस के लिए जो है सामने वाला पार्टी जो है जिसके कारण नहीं हुआ है लॉस, तो उसको वो कंपनसेट करेगा इस करके। अब जैसे देखो कि यहाँ पे नॉर्मली अगर ये कंडीशन नहीं है कि सेलर को भेजना था सामान ऐसे करके, अब वो क्या करता है कि अगर किसी वाफिंगर या घाटवाल के कस्टडी में छोड़ देता है सामान को, या किसी कैरियर को दे देता है, ठीक है। अब वहां पे अगर कोई लॉस हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लॉस है उसको सहना पड़ेगा किसको, सेलर को, ठीक है। और ऊपर वाला जो सब सेक्शन दिया हुआ था उसमें अगर कुछ लॉस होता है तो यहाँ पे बायर को करना पड़ेगा, और सेकंड वाले में जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, सेलर को करना पड़ेगा। अब देखो थर्ड कंडीशन, अब क्या है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जहां तक मतलब जब तक अन्यथा करार ना किया गया हो कि अगर किसी क्या है सी ट्रांजिट से भेजना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इंश्योरेंस कराना जरूरी रहता है इन सब चीजों के लिए। तो यहाँ पे जो बायर है उसका ये ड्यूटी बनता है कि वो सेलर को बताए कि सी ट्रांजिट से सामान आ रहा है और आप इंश्योरेंस करवा लो, ठीक है। अगर ये नोटिस जो है वो अगर बायर नहीं, सेलर नहीं देता है बायर को, तो यहाँ पे अगर कोई लॉस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे अगर लॉस होता है ना, तो वो बायर को सहना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे अगर ये नोटिस दे देता है जो भेजने वाला है सामान बेचने वाला, अगर वो खरीदने वाले को ये बता देता है कि सामान डल गया है, आप बीमा करवा लो ऐसे करके, है ना, इंश्योरेंस करवा लो, और वो उपेक्षा करेगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जोखिम होगा वो यहाँ पे हो जाएगा बायर के पास, अगर वो नोटिस नहीं देता है रीजनेबल टाइम में, है ना, तो यहाँ पे जोखिम जो है वो सेलर के पास होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सब सेक्शन 3। अब उसके बाद देखो 40, सेक्शन 40 जो है, अब यहाँ पे बताया है कि रिस्क कैसे होगा जब किसी दूर के स्थान पे, मतलब जहां पे मान लो मैन्युफैक्चरिंग होना है या जहां पे सेल के टाइम में जो गुड्स था वो पड़ा हुआ था, तो उससे दूसरी जगह पे अगर डिलीवरी देने के लिए राजी हो जाता है कौन, बायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है इनके लिए, इस चीज के लिए,
तो यहाँ पे क्या है कि जो भी रिस्क है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बायर के पास होगा। जैसे धमतरी में मान लो सेल करते टाइम धमतरी में सामान पड़ा हुआ था, अब डिलीवरी के लिए जो बायर सेलर है वो बोलता है कि मैं रायपुर में दूंगा, तो यहाँ पे अगर इस बीच में डिलीवरी के टाइम में अगर कोई भी नुकसान होता है तो यहाँ जो रिस्क है वो बायर के पास ही होगा, सॉरी सेलर के पास होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है 41 सेक्शन है। यहाँ पे क्या है कि बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो सेलर है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, किसका, कि जो गुड्स है उनको एग्जामिन करने का। ठीक है, और जो सेकंड वाला जो सब सेक्शन है उसमें ये बताया है कि जब भी डिमांड करता है ना, सेलर जो है जब डिमांड करेगा बायर से कि मेरे को एग्जामिन करना है गुड्स को, तो यहाँ पे क्या करेगा कि जो बायर जो सॉरी सेल बायर जो है वो डिमांड करता है ना, तो सेलर का ये ड्यूटी बनता है कि वो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे कि वो क्या कर सके, माल को एग्जामिन कर सके। ठीक है, मतलब यह है कि साधारण कंक्लूजन में अगर ये समझना चाहें अपन, तो जो खरीदने वाला है, ठीक है, जो बायर है उसका ये राइट है कि वो जो है गुड्स का एग्जामिनेशन करे, है ना। दूसरे वाले सब सेक्शन में ये बताया है कि अगर वो डिमांड करता है तो सेलर जो बायर है वो उसको अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है 42 एक्सेप्टेंस है। यहां पे देखो क्या बताया है कि प्रतिग्रहण, क्रेता ने माल को प्रतिग्रहित कर लिया है, मतलब जो बायर है उसने जो गुड्स है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, या तब समझा जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया है, कब समझा जाएगा, जब वो इस बात को बता देता है, मतलब नोटिस कर देता है सामने वाले बायर सेलर को कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स को। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि जो टाइम पीरियड है, या फिर वो अगर जो रीजनेबल टाइम है वो खत्म हो जाता है, या दूसरी चीज और ये है कि इंटीमेशन जो है, रिजेक्शन का इंटीमेशन, जैसे वो अगर रिजेक्ट करता है माल को और उसकी सूचना अगर उसको नहीं देता है बायर को, ठीक है, तो ये समझा जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। या अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इतने टाइम पीरियड में आपको एक्सेप्ट करना है, तो वो अगर टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो एक्सेप्ट कर लिया है समझा जाएगा। या फिर अगर वो रिजेक्ट करने का एक टाइम दिया हुआ है ना, कि अगर ये वो नोटिस नहीं देता कि मैंने रिजेक्ट कर दिया है माल ऐसे करके, तब भी ये समझा जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो 3 कंडीशन दी हुई है कि पहला, एक तो वो बता देता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी चीज ये है कि कोई वो ऐसा एक्ट करता है, ठीक है, जिससे ये लगता है कि जो ऑनरशिप है वो उसने क्या कर लिया है, सेलर के अगेंस्ट ले लिया है। या फिर क्या करता है कि इंटीमेशन ऑफ रिजेक्शन जो है वो सामने वाले को नहीं बताता है, बायर सेलर को नहीं बताता है, तो ये समझा जाएगा कि बायर ने एक्सेप्टेंस दे दिया है इस पर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला सेक्शन है सेक्शन 43। अब 43 में ये बताता है कि बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्ट गुड्स। तो यहाँ पे भी चीजें हैं कि अगर स्पेशली कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है ना, कि जो माल है उसको रिजेक्ट कर सकता है जो बायर है, ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो उस माल को वापस भेजने के लिए बाउंड नहीं होगा। और अगर अगर ऐसा कहीं कंडीशन है ना, कि इसका सेलर का ये ड्यूटी है कि वो ये बताए, मतलब अगर वो रिजेक्ट करता है तो माल को वापस भेजे ऐसे कर, तो जब तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है तब तक यहाँ पे क्या है, सेलर जो है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो जो माल है जिसको वो रिजेक्ट करता है उस माल को वापस किसको भेजे, सेलर को दे ऐसे करके। तो ये बोलता है आपका सेक्शन 43। अब लास्ट वाला जो सेक्शन है सेक्शन 44 जो है वो ये बताता है कि माल का परिधान लेने में उपेक्षा या लेने से इनकार करने के लिए क्रेता का दायित्व। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि नेग्लिजियंस दिया हुआ है किसका, बायर का, या फिर क्या करता है वो रिजेक्शन दिया हुआ है, तो जब वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रेता का जो क्या लायबिलिटी बनता है उस चीज को बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं कि अगर
जो प्रोवाइडेड दैट वाला पॉइंट जो पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है कि डिलीवरी लेने में अगर नेग्लिजियंस और जो मतलब रिजेक्शन है वो अगर क्या है अमाउंट टू रिपुडेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको निराकृत करने का, संविदा के निराकृत करने का अगर आधार नहीं बनता है, उस कोटि में नहीं आता है ना, वहां पर क्या किया जाएगा कि क्रेता के जो अधिकार हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा ये। और दूसरी चीज ये है, ऊपर जो दिया हुआ है ये बताता है कि अगर उपेक्षा और रिजेक्शन के कारण अगर कोई लॉस होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का और ये, है ना, यहाँ पे अगर स्पेशली मेंशन ना हो तब की बात है, तो इनके लिए जो लॉसेस होगा, ठीक है, उस वो जो लॉस होगा उसको कंपनसेट करना पड़ेगा किसको, सेलर। तो अगर नेग्लिजियंस होता है ना, इसके कारण रिजेक्शन होता है, तो यहाँ पे जो जो भी माल में खर्च हुआ है उसको रखने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने का, तो उसके लिए जो है सेलर कंपनसेट करेगा, सॉरी बायर कंपनसेट करेगा सेलर को। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे खत्म होता है चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में दिया हुआ था टोटल जो था आपका परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ जो मेन चीज है वो डिलीवरी है ना, और डिलीवरी ऑफ गुड्स है। और दूसरी चीज जो बताया हुआ है यहाँ पे कि बायर एंड सेलर्स राइट्स एंड ड्यूटी रिगार्डिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 44 तक, ठीक है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डिलीवरी के बारे में पूछ सकता है और दूसरा चीज है कि आपको राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर पूछ सकता है। ठीक है।